साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 22, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन दिया है संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें ना तो लोकसभा को प्राप्त है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें कंफ्यूजन होगा तो राष्ट्रपति में और संसद में। तो इसमें क्या राष्ट्रपति को किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है नहीं, यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। तो संसद को आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यसी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता या करती है। ऑप्शन दिया है बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि या प्रेयरी भूमि। तो इसमें सबसे अधिक सूर्यातप को वही परावर्तित करेगा जिसकी एल्बिडो सबसे अधिक होगी। तो इसमें सबसे अधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि की होती है। आगे देखेंगे, पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि का है। कितना है? 70 से 95%। और बालू मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30% है, जबकि धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15% है और वहीं प्रेयरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20% है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। ऑप्शन दिया है जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर या जनरल लो। तो इसमें जनरल लो नहीं था, बिशप आर हेबर नहीं था, स्लीमैन और आउटरम में कंफ्यूजन है। तो स्लीमैन ब्रिटिश रेजिडेंट तब था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम था। आगे देखेंगे, 1814 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और दूसरा दिया है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप, जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं होता है, 2:3 होता है। तो इसके अनुसार हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। आगे देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, जो कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था, में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारा गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसमें ना तो राइबोसोम में पाया जाता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ऑप्शन दिया है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो इसमें ना तो दारा शिकोह का मिलेगा और ना ही औरंगजेब का और ना ही शाहजहां का। इसमें सही आंसर है ए, जहांगीर। आगे देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने
इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, जो कि रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पहला दिया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दूसरा दिया है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, और तीसरा दिया है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और चौथा दिया है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन दिया है केवल 3 सही है, केवल 3 तथा 4 सही है, केवल 2, 3 तथा 4 सही है, या केवल 1, 3 तथा 4 सही है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं, तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति अमेरिका में तथा भारत में समान रूप से पाई जाती है, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति के सापेक्ष भारतीय राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति होती है वो अधिक मजबूत होती है, क्योंकि अमेरिका में यदि कोई विधेयक पारित होता है तो उस विधेयक पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस करना होता है। किसको? अमेरिकी राष्ट्रपति को। जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समयावधि की बाध्यता नहीं है। चौथा दिया है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो भारतीय उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। जबकि अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 3। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला दिया है देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा दिया है गंगा का मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और तीसरा दिया है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इनमें से सही कथन का चयन करना है। पहला दिया है केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या उपर्युक्त सभी सही है। तो यह सही है कि यदि हिमालय न होता तो देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव किया जाता, और हिमालय नहीं होता तो गंगा का मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है, क्योंकि हिमालय ही नहीं होता तो नदियां कहाँ से आती, और नदियां नहीं आती तो फिर जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं होता। और तीसरा दिया है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो ये भी सत्य है। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया है धंग, विद्याधर, जय शक्ति और राज्यपाल। तो इसमें ना तो राज्यपाल था और ना ही जय शक्ति था और ना ही धंग था। इसका सही आंसर है विद्याधर। आगे देखेंगे। महमूद गजनवी का चंदेल पर, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन दिया है कि भारत संघ नहीं है, और कारण दिया है किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन गलत हो जाएगा। लिखा है कि भारत संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, इसलिए गलत हो जाएगा। और कारण दिया है कि किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है।
अतः संसद बिना राज्यों की सहमति से भी ऐसा कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखेंगे, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, का अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन दिया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर या किसी राज्य द्वारा संघ राज्य क्षेत्र शामिल करना। तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, उसके राज्य क्षेत्र को घटा भी सकता है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है, परंतु किसी राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, न कि राज्य को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है डलहौजी, अवध का विलय, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो जब अवध का विलय हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। 1833 का चार्टर एक्ट जिस समय पारित हुआ उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन लॉर्ड लिटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1878 से 80 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संगठनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, और दूसरा दिया है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। सही कथन का चयन करना है। पहला दिया है 1 तथा 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेघालय का पठार जो कि उत्तर पूर्व में पड़ता है वो दक्कन का ही विस्तृत रूप है, जबकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है, न कि उसमें चीनी प्लेट का कोई महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत से आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन दिया है धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। तो धन्वंतरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, जो कि आयुर्वेद से संबंधित थे। उसी तरह सुश्रुत और चरक भी थे, और भास्कराचार्य खगोलज्ञ तथा गणितज्ञ थे, न कि आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यह आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।